मुझे वो भी नहीं याद है कि जब पिताजी मुझे सुबह के समय चूल्हे के पास में लेकर बैठते थे, मुझे पहाड़े याद करने के लिए कहते थे। वो केवल 5वीं क्लास पास थे, लेकिन वो 5वीं क्लास पास होने के बावजूद मुझे उन्होंने तकरीबन 22 साल तक के पढ़ाया। नमस्कार, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। जिस तरीके से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, आज हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के एक बड़े दिग्गज मिस्टर गजानन गायकवाड़ जी से मिलाने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उनके संघर्ष की कहानी उनके ही जुबान। सर, स्वागत है आप। मेरा नाम गजानन गायकवाड़ है। मेरे पिताजी का नाम दिनकर गायकवाड़ है। माताजी का नाम सुभद्राबाई गायकवाड़ है। और हम जो है कुल मिलाकर परिवार में 7 से 9 लोग हैं और 9 लोगों से भरा पूरा परिवार है। और हम ग्राम चिंचाला के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। सर, हम लोग शुरुआत करते हैं आपके बचपन से कि आपका बचपन किस तरीके से गुजरा। मेरा बचपन शुरू से लेकर बचपन की अंतिम कड़ी तक के उतार चढ़ाव वाला रहा। बचपन जो रहा मेरा, प्राथमिक विद्यालय जो मराठी स्कूल है नेहरू मॉन्टेसरी के सामने, वहाँ पर मैंने पढ़ाई शुरू की थी। और प्राइमरी में मेरे गुरुजी थे खारे गुरुजी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और 5वीं क्लास पास करने के बाद में मैंने 6वीं क्लास में लालबा हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कि गरीबों का स्कूल नाम से जाना जाता है, उस स्कूल में एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद फिर मैंने वहाँ पर तकरीबन 6वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई की, जिसमें कि मिडिल स्कूल जो हैं उसमें मुझे श्री वासुदेव खर्चे सर, इनका गाइडेंस मिला। और जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में मुझे अतुल चौरे सर, इनका मार्गदर्शन मिला। फिर हायर सेकेंडरी में मुझे मोहम्मद लियाकत अली सर और डॉक्टर राजेश मौर्य सर, इनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ा। लेकिन बचपन के दौरान जो है मुझे जो कुछ भी माता पिता और शिक्षकों से सीखने को मिला, उसका मुझे भविष्य में बहुत लाभ मिला। बचपन में मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़ने के लिए शाम का समय निकाल पाता था, तो मैं ग्राम चिंचाला का ही एक मंदिर है, बंजारी बाबा का मंदिर, उस मंदिर पर जाकर बैठता था पढ़ने के लिए। और मेरे पिताजी मेरे लिए प्यार से मेरे गिलास में भर के चाय लाते थे और चाय पिलाते थे और मुझे पढ़ने के लिए हमेशा सपोर्ट करते थे और चिंता ना करें इस प्रकार की बात कहते थे। दिन तो वो भी मुझे याद आते हैं कि जब मेरे पिताजी मेरी फीस जैसे तैसे भर पाते थे पढ़ने के लिए। और बचपन में जब लालबा हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं 6वीं से 9वीं के दौरान पढ़ता था, उस दरमियान आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। और शनिवार का दिन होता था जब पीटी कराई जाती थी स्कूल में, तो उस दौरान हमें सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद जो गणवेश होता था वो पहनना पड़ता था। मेरे पास सफ़ेद शर्ट तो था खाकी पैंट पर पहनने का, लेकिन मैं पिताजी की सफ़ेद पैंट पहन कर जाता था। और उसको मैं पहनने के बाद में उस पर मैं शर्ट लटका लेता था, शर्टिंग बिल्कुल नहीं करता था क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब चलती थी। तो ऐसे मेरा मन तो पूरी तरह से नाराज़ हो चुका था, निराश या हताश हो चुका था। लेकिन गुरुजनों ने बहुत अच्छी सहायता की, माता पिता ने अपना धैर्य नहीं खोया। उस दौरान मैं एक माता पिता का इकलौता बालक था, तो उन्होंने पूरी तरह से मेरी सहायता की, मार्गदर्शन किया और पढ़ने के लिए मतलब कि अच्छा गाइडेंस किया। मुझे वो भी नहीं याद है कि जब पिताजी मुझे सुबह के समय चूल्हे के पास में लेकर बैठते थे, मुझे पहाड़े याद करने के लिए कहते थे। वो केवल 5वीं क्लास पास थे, लेकिन वो 5वीं क्लास पास होने के बावजूद मुझे उन्होंने तकरीबन 22 साल तक के पढ़ाया। 22 साल मैंने एजुकेशन जो है ग्रहण किया। तो वो उनके मार्गदर्शन, उनके ज्ञान के आधार पर और माता के भी सपोर्ट के कारण यहाँ तक पहुँच पाया। तो बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा, माता पिता का साथ मिला, जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ सका। अगर माता पिता मार्गदर्शन नहीं करते, गुरुजन अगर अच्छी तरह से नहीं सिखा पाते, तो मेरे हालात कुछ और ही होते हैं। जिसमें मुझे काफ़ी नए नए अनुभव सीखने को मिले, जिसके अंतर्गत मैं कक्षा 5वीं में जब मैं था, तो उस समय साइकिल के कारण मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें मेरे घुटने में तकलीफ आई थी। उस दरमियान मेरे पिताजी जब सुबह काम पर जाते थे तो स्कूल ले जाते थे और स्कूल में ड्रॉप करते थे। ड्रॉप करने के बाद में वो काम पर चले जाते थे और फिर मैं स्कूल में पढ़ने जाता था। और घर पर आने के बाद भी पिताजी मेरी बहुत सहायता करते थे। सर, आपका शिक्षा किस तरीके से रही? शिक्षा मेरी तरह तरह की जो परिस्थितियाँ होती है, जिसमें कि काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, उन परिस्थितियों से गुजरती रही। क्योंकि हम मध्यम वर्ग के लोग हैं और ऐसे में मेरे पिताजी का जो आर्थिक बैकग्राउंड था वो इतना खास नहीं था। पिताजी पावर लूम का काम करते थे और पावर लूम का कारीगर जो है बुरहानपुर जैसे शहर में रहकर काम काज जो करता है 12 घंटे, तो उसमें केवल पेट भरना हो पाता है।
और पेट भरने के अलावा कुछ बचा नहीं पाता है। लेकिन बावजूद इसके मेरे पिताजी जो कि कम पढ़े लिखे थे और आर्थिक स्थिति खराब थी, अच्छी नहीं थी, इसके बाद भी उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी स्थिति में पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपको शिक्षा में निरंतरता रखने के लिए मजबूर रखा? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है वो रहा है सन 2010 के बाद वाला, जिसमें कि मैं सन 2010 में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता था और थोड़ा सा निराश हो चुका था पढ़ाई को लेकर, पढ़ाने को लेकर, और जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए परीक्षाएं देनी पड़ती है उन चीज़ों को लेकर। फिर यहाँ से मैं बुरहानपुर छोड़कर सूरत चला गया, सोचा कि बुआ के पास में रहकर वहाँ पर कोई अच्छा सा कामकाज करूँगा, रुपया पैसा कमाऊँगा और आगे की नौकरी या रोज़गार के लिए अच्छे प्रयास करूँगा। लेकिन इसी बीच मुझे हमारे जो गुरु थे श्री AB चौरे सर, अतुल सर, उन्होंने कॉल किया कि संविदा की वैकेंसी निकली है, आप तुरंत वापस आओ, कोचिंग में भी आके पढ़ाओ, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ आपको आगे संविदा की एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा और हो सकता है कि आपके प्रयास सफल हो जाए, तो इस प्रयास में आपको अच्छा मौका मिल जाए। सर आपके जीवन का एक कोई ऐसा क्षण जहाँ पर आप हताश हो गए हों, चुनौतीपूर्ण पूरी वो कंडीशन हो गई हो? हाँ, एक क्षण ज़रूर आया था मेरे जीवन में। 2000 की बात है, जब मैं 8वीं क्लास में था और उस समय पिताजी पावर का ही कामकाज करते थे और जिस विद्यालय में पढ़ता था वहाँ पर थोड़ी-सी फीस बढ़ चुकी थी और हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम पूरी फीस भर पाते और लगातार आगे बढ़ पाते। मैंने एक बार पिताजी से कहा था कि 8वीं तक की पढ़ाई हो चुकी है मेरी, अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा कि आपको 12 घंटा कामकाज करना पड़ता है और इसी बीच इतना वेतन नहीं है आपका, हफ्ते जो सैलरी मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है, तो क्यों ना मैं छोड़ दूँ? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कम से कम 10वीं क्लास पास कर लो, हम जीत जाएंगे। हम खेती बाड़ी में या किसी न किसी अन्य क्षेत्र में जरूर प्रगति करेंगे, तो कम से कम 10वीं क्लास पास कर ले। तो बड़ी मशक्क़त के बाद में उन्होंने जो मेरी फ़ीस भरी थी, मैंने कभी कोचिंग क्लास अटेंड नहीं की पढ़ने के लिए। हाँ, उन्होंने जो फ़ीस भरी थी उस फ़ीस के आधार पर मैं पढ़ने में सफल रहा, 8वीं क्लास भी पास हो चुका और 10वीं पास हो सका और इसी के चलते पिताजी ने बहुत ही मदद की मेरी, तब जाकर मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सका। सर अभी क्या-क्या आपने डिग्री करके रखी? मेरी डिग्री का जो काल रहा है, पीरियड रहा है, वो बहुत अनोखा रहा है कि मेरी शादी हुई थी सन 2013 में। शादी से पहले मेरा केवल बीए था, बीए था मेरा केवल, और शादी जैसे ही हुई वैसे मैंने जून के महीने में शादी के तुरंत बाद डीएड में एडमिशन लिया और डीएड करने के लिए मैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ पर एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में मैंने 2 साल डीएड किया और डीएड के जो क्लास में वहाँ पर इंट्रो वगैरह होते हैं और वहाँ के जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनको पढ़ाने के लिए कहते हैं और क्या कुछ उनमें खूबियाँ है वो जानने के लिए उनको बुलाते हैं। तो डीएड के उस समय जो प्राचार्य महोदय थे, अभी भी वर्तमान में हैं, डॉक्टर निखत अफरोज़ खान मैम, बहुत बढ़िया है। उन्होंने सबसे उनकी खूबियाँ पूछी और मुझे भी स्टेज पर बुलाया और बोर्ड के सामने खड़ा करने के बाद में मुझसे पूछा कि पढ़ाने लिखाने के अलावा और क्या आता है? तो मैंने कहा कि मेरी शुरू से रुचि पढ़ाने लिखाने में रही है, तो मैं इसके अलावा कोई ज़्यादा रुचि रखता नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तुम ट्रेनिंग पर हो, 2 साल तुम्हारे पूरे होने वाले हैं, ज़रा पढ़ा के बताओ कुछ अलग कला के माध्यम से। तो मैंने पढ़ाने का प्रयास किया और वो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा डीएड तो हो ही रहा है, धीरे से आप हमारी संस्था से जुड़ जाओ, हमारे डिपार्ट से जुड़ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मेरा स्वागत किया और मैंने भी डीएड ज्वाइन कर लिया। डीएड ज्वाइन करने के बाद मुझे शुरू में ऑफिशियल वर्क वगैरह मिले, फिर बाद में धीरे-धीरे वो मैडम के कारण ही मुझे एमए हिंदी करने का मौका मिला और एमए हिंदी पूरा भी नहीं हुआ था मेरा कि मैडम के माध्यम से, मैडम के मार्गदर्शन में मुझे एमएड करने का मौका मिला। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के माध्यम से मैडम के कारण ही मेरा एमएड पूरा हो सका और आज सूरत हाल ये है कि मैं एमए हिंदी और एमएड कर चुका हूँ और तकरीबन 2009 से लेकर अब तक के 14 साल की सर्विस दे चुका हूँ और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में मेरा तकरीबन ये 10वां सत्र है और डॉक्टर निखत अफरोज़ खान मैडम के कारण ही मेरे जीवन में काफ़ी अच्छे मोड़ आए हैं, जिसके कारण मैं ये जान पाया कि जीवन में संघर्ष क्या होता है। सर एक छोटा सा मैसेज हमारे देश के युवाओं के लिए। मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि स्ट्रगल से, संघर्ष से घबराना चाहिए, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए।
आपको समय समय पर ऊपर वाला भी साथ देता है और माता पिता या गुरुजन भी साथ देते हैं, और इनकी बातों को मानना चाहिए। किसी के द्वारा कोई बात कड़वी लगे या बुरी लगे तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं छोटी मोटी जो दवाई गोलियाँ होती है, मीठी दवा होती है, उससे बुखार नहीं जाता, उससे तबीयत ठीक नहीं होती है। तो डॉक्टर साहब कभी कभी कड़वी दवा दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, तो हम तुरंत ठीक हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से माता पिता और शिक्षक हमारे लिए काफ़ी कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट। एक कुम्हार जिस तरह से घड़े का निर्माण करता है, घड़े का निर्माण करते समय उसको भीतर से हाथ का सहारा देता है और बाहर से जो है मारता है, पीटता है, ताकि घड़ा सही आकार ले सके, ना बिगड़े। तो शिक्षक भी वही चाहते हैं, गुरुजन भी वही चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है वो कहीं गलत राह पर न जाए, वो भटक ना जाए। तो थोड़ा सा विद्यार्थी अगर उद्दंडता दिखाता है तो फिर शिक्षक भी जो है कुम्हार की तरह तरीके अपनाता है, समझाता है, डांटता है, डपटता है, फटकारता है। और जो पुरानी तर्ज है कि छड़ी बाजे छम छम, विद्या आवे घम घम, तो उसकी तर्ज पर कभी कभी मारता पीटता भी है। ये गलत नहीं है, क्योंकि पुरानी परंपराओं के अनुसार छड़ी बाजे छम छम, विद्या आवे घम घम, ये गलत नहीं है। जानबूझकर कोई किसी से बुराई लेता नहीं, क्योंकि कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा जो होता है एक ही धर्म या एक ही जाति का नहीं होता है, एक ही सोच का नहीं होता है, तरह तरह के बच्चे बैठते हैं। तो उनको राह पर लाने के लिए शिक्षक को थोड़ा सा जोखिम लेना ही पड़ता है, और इस जोखिम के लिए वो एक राष्ट्र निर्माता, समाज का पथ प्रदर्शक होने के नाते अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से निभाता है। तो मेरा कहना यही है कि विद्यार्थियों को बुरा नहीं मानना चाहिए, छात्र छात्रों को बुरा नहीं मानना चाहिए। माँ जन्म देती है, पिता पालन पोषण करते हैं, गुरुजन शिक्षा देते हैं, इनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इनके योगदान के कारण ही हमारा जीवन सुधरता है। हमारा भूत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या है, कुल मिलाकर ये तीनों जो काल है, ये हमारे माता पिता और शिक्षक, इनके माध्यम से ही संवरते हैं। और इसके लिए मेरा तो बस यही कहना है कि किसी की बात का बुरा ना माने, धैर्य पूर्वक वो सुने, समझे, दिमाग में रखे, और जो उचित है वो ही करे, किसी से बुराई मोल ना ले और किसी के काम पर ध्यान न दे, अपने ही काम पर एकचित्त होकर कार्य करे। एकाग्रता से ही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। एकाग्रता अगर ना हो तो आगे चल के तकलीफ जा सकती है, और माता पिता या गुरुजनों का नाम भी जो है वो खराब हो सकता है। सर, लीड लैब के मंच के सारे सवालों का जवाब आपने बड़ी बखूबी तरीके से दिया। अब एक अंतिम सवाल की ओर जाते हैं हम लोग कि इस लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव काफ़ी बढ़िया रहा। सबसे पहली बात, लीड लैब के माध्यम से आपसे मुलाकात हुई, आपने जो सवाल पूछे तो पुरानी यादें ताज़ा हुई, और मैं आपको बता सका, क्योंकि इससे पहले मैंने सारी बातें किसी से कही नहीं, बता नहीं पाया। लेकिन आपने जो खुलकर सवाल किए, उनका जवाब जैसा भी था मैंने आपको दिया, और मुझे पुरानी बातें भी याद आई, अनुभव व्यक्त करने का, अपने आप को व्यक्त करने का पूरा मौका मिला। और इसी बीच ये मालूम हुआ कि एक लीड लैब, जिसने कि मंच पर मुझे आमंत्रित किया है कुछ कहने के लिए, बताने के लिए, तो इस लीड लैब के माध्यम से किसी और को, किसी अन्य व्यक्ति को कुछ बताने का मौका मिला। क्योंकि जबरदस्ती हम किसी को बता नहीं पाते, लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से, मंच के माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए, और जो शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका योगदान मेरे जीवन में रहा है, माता पिता का योगदान रहा है, तो ये बताने के लिए मुझे एक अच्छा अवसर मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने बताया है, और जो कुछ भी लीड लैब के माध्यम से अन्य जो शिक्षक शिक्षिकाएं या अन्य क्षेत्र के जो लोग यहाँ पर आएंगे, अपना अनुभव आपके सामने साझा करेंगे, तो उसके माध्यम से युवाओं को, देश के युवाओं को बल मिलेगा, उन पर एक अच्छा असर होगा, देश का भविष्य और अच्छी तरह से विकसित हो सके, देश में विकास भी हो और वृद्धि भी हो। इस प्रकार की नई उम्मीदें जागेगी, और इन उम्मीदों के सहारे देश का विकास होगा, और देश में जो तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा। क्योंकि देश में एकता की ज़रूरत है, और एकता को बरकरार रखना है तो जो शिक्षा का क्षेत्र है, शुरुआत वहाँ से ही होती है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं, और जितना शिक्षक का योगदान होता है, कुल मिलाकर वैसा ही माता पिता का योगदान होता है। और माता पिता और शिक्षक के बारे में इस तरह की जो जानकारी है, हमने आपके लीड लैब के माध्यम से, मंच के माध्यम से आपके सामने रखी है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे। सर, हमको विश्वास है कि आपके इस इंस्पायरेबल मोमेंट को सभी लोग देखेंगे और बहुत सारी आपके संघर्ष से सीख लेंगे। आपका लीड लैब मंच बहुत बहुत धन्यवाद करता है।